हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन एजुकेशन। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब और आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही है? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप सब अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। लेक्चर नंबर 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था इस चैप्टर के बेसिकली 3 लेक्चर्स होंगे। तीनों लेक्चर आपको देखने हैं अच्छे से, और लेक्चर 1 एंड 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेक्चर 2 में कुछ पार्ट है जो सिलेबस से रिमूव हो चुका है, लेकिन उसके क्वेश्चंस एग्जाम में हैं। जैसे कि अभी हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सैंपल पेपर में उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो आपको ये भी स्किप नहीं करना है। आपको पता चलेगा लेक्चर 3 में कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेक्चर 1 के बारे में अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले तो उसको फॉर्म करना देखा था हमने, किस तरह से हम उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर हमने उसके बारे में स्टडी की थी कि कितने अलग अलग वेज होते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, हालांकि आप सब उसे बहुत अच्छे से नॉन है, हमने क्योंकि पॉलिनोमियल में बहुत अच्छे से फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ये कुछ नॉर्मल था, पूरा एक तरह से रिवीजन था जो जितना अभी हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 1 में हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लिया था। सेकेंड था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड द थर्ड इज क्वाड्रेटिक मेथड। ये 3 मेथड थे हमारे पास। तो अभी हम पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक मेथड दोनों ही आपस में रिलेटेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। क्यों, वो भी हमें यहाँ पर पता चलेगा। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ये तो आपको बताने की जरूरत मुझे अब नहीं है दैट व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू ऑल नो वेरी वेल दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल हो जाता है तो आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक ना रहकर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि a ही 0 है तो x स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा तो x की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी, और 1 होते ही वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, पहला काम आपका यही है कि आप उस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कीजिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म देखा एक तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर हो गया पावर्स का। आगे देखो, अब उसके आगे हम क्या करते हैं। सबसे पहला अगर फर्स्ट स्टेप है तो डिवाइड द इक्वेशन बाय ए। व्हाट इज द मीन दिस, ठीक है, इसका मीन क्या है, तो ध्यान रखना, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1 बनाना है। यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई है, a मल्टीप्लाई है। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर अगर मैं पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 क्यों बनाना है, देखो इसके पीछे कुछ रीजन है। रीजन अभी हमें आगे जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, हमें रीजन पता चलते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप a से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा, b बाय ए प्लस सी बाय ए। ठीक है, b बाय एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में ही हमें एक तरह से वहां पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की। पहले तो इतने सारे ऑफ, हम वहां पर ही कंफ्यूज हो गए। आपको कुछ नहीं करना, पहला काम है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप 1 बनाइए, एंड द सेकंड थिंग इज कि एक्स का जो भी कोफिशिएंट है, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो। ठीक है, किया उसका हाफ, जैसे कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, b अपॉन a, तो इसका हाफ करेंगे, b अपॉन 2a होगा कि नहीं होगा, होगा। हाफ करना हमें बहुत अच्छे से आता है। अब उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो b अपॉन a का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखना सारे टर्म इधर एलएचएस में है, तो आपको क्या करना है, एक बार b अपॉन 2a होल स्क्वायर ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। कहाँ पर, एलएचएस में सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इक्वेशन को अगर बैलेंस रखना है तो आपने कुछ ऐड किया तो उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आपने ऐड कर दिया तो इक्वेशन वो बैलेंस नहीं रह पाएगी, अनबैलेंस इक्वेशन हो जाएगी, वो इक्वल टू फिर 0 नहीं हो पाएगा, तो वो रॉन्ग होता है। ठीक, तो जैसे ही आपने ऐड किया तो देखो ये मैंने यहाँ पर ये वाली टर्म ऐड कर दी और ये वाली टर्म मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दी। दोनों टर्म्स क्या है, बिल्कुल सेम है। क्या किया हमने, क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है आपको, हाफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना, उसका स्क्वायर करके आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। बहुत सारी जगह अगर आप देखेंगे तो वहां पर ये ऐसे एड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं लिखा होगा, वहां पर लिखा होगा एड
हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू बोथ साइड, ये लिखा होगा। लेकिन अब हमने क्या किया, सारी टर्म हमने एलएचएस में लिए। अगर आप ऐड करेंगे तो दोनों साइड होगा, बात तो ऑफ कोर्स नॉर्मल सी सही है। आप दोनों साइड किसी भी थिंग को ऐड कीजिए या फिर एलएचएस में ही आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों का मतलब एक होता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही सही लाइंस हैं। अगर ओनली ऐड लिखा होगा तो यहाँ पर बोथ साइड होगा, अगर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट है तो ओनली वन साइड के लिए यहाँ पर ये बात लिखी गई होगी। ठीक है, बढ़े आगे। अब यहाँ से देखो नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे, ये देखो, ठीक है, तो पता है क्या बनेगा, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर फॉर्म होगा। कैसे कि मैम एक्चुअल में ऐसा होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा, हम अभी देखेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आगे देखो, x प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस, अब ये वाली टर्म एज इट इज है, मैंने बस उसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया, रीअरेंज कर दिया, b अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। कि ये आपकी बात हम कैसे मान ले, आपने ऐसे कैसे लिख दिया, तो चलिए प्रूफ करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर को ओपन करूं तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर x और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो b अपॉन 2a, b अपॉन 2a प्लस b स्क्वायर, b कितना है b अपॉन 2a होल स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बन गया, इन दोनों को कंपेयर करो, क्या ये सेम नहीं आ रहे, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, अब ये x भी अपॉन a है, इसको मैं bx अपॉन a बोलूं, बात बिल्कुल सेम है, प्लस वापस से देखिए उधर b अपॉन 2a होल स्क्वायर बन गया सेम। तो जिस स्टेप से हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं, उसी से हम ओपन से क्लोज भी तो कर सकते हैं, रिवर्सिबल भी होते हैं ये आइडेंटिटीज, आपको पता है अच्छे से। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब आपके पास आती है नेक्स्ट स्टेप, जो ये काम तो आपको हर क्वेश्चन में कॉमन करना ही करना है। इसके आगे का वर्क देखो क्या होता है। इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि या तो आप इन दोनों को आरएचएस में ट्रांसपोज करके उधर सॉल्व कर सकते हैं, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व कीजिए। सेपरेटली सॉल्व करने के बाद हो सकता है किसी नंबर का स्क्वायर बन जाए, तो वो आगे जाने के बाद कंडीशन है। आपको तो बस ये दोनों स्टेप याद रखनी है, और जिसमें ये स्टेप और ये स्टेप, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट ही है। सेकेंड वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसके बाद देखो अब इसी को एक और फॉर्म क्या बनेगी, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कि मैम ऐसा आपने क्यों लिखा, क्या इसके पीछे कोई रीजन है? बिल्कुल इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि यहाँ से ही हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे वो भी अभी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ तक की स्टेप तो हर एक क्वेश्चन में कॉमन है, यहाँ तक आपको आना ही आना है। दो काम करने पहले आपको कि x का जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है, चाहे आपको उसके लिए कुछ ही करना पड़े, या तो आपको कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े या किसी नंबर से डिवाइड करना पड़े, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट ये हमें किस क्वेश्चन में वर्क यही करना है। ठीक है, आप कैसे भी बना सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज कि आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, क्या, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट और हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, उसका स्क्वायर करो। और अगर आप ओनली एलएचएस में कर रहे हैं तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों कीजिए, और अगर आप एलएचएस आरएचएस में कर रहे हैं तो दोनों साइड आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम यही फॉर्मेट यूज करेंगे, इसलिए हमने एक ही फॉर्मेट को यहाँ पर फिक्स कर रखा है। क्लियर? तो ये जो अबव इक्वेशन मिली है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यूज मिल जाएगी। ध्यान रखना x की हमें कितनी वैल्यूज फाइंड आउट होगी, 2 वैल्यूज फाइंड आउट होगी, जस्ट बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो देखो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर्म करते हैं बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो जैसा आपने देखा ये सेम स्टेप थी जो भी हमारी लास्ट स्टेप आई थी। अब इससे कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाया जा सकता है, तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एलएचएस हमारी एज इट इज लिखी हुई है x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ओपन कर ले तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन a बन गया। ठीक है, इसको वापस से और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो पाएगा, बिल्कुल होगा सिंप्लीफाई। x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज चल रहा है। यहाँ पर देखो एलसीएम ले लूं, एलसीएम कितना आएगा, 4a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस, अब देखो a से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 4a रिमेनिंग रहेगा, तो 4ac। अब आई थिंक एलसीएम लेना, इनको सॉल्व करना तो सभी को आता है, बहुत इजी थिंग है। ठीक है, अब हम क्या करें, देखो स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, स्क्वायर रूट हटाने के स्क्वायर है यहाँ पर, देखो बच्चों स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो जैसे अगर मैं इस स्क्वायर को उधर फॉर्म करती हूँ, उधर ट्रांसपोज कर दूंगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अंडर रूट में पूरा नंबर आ जाएगा, मीन स्क्वायर रूट में आ जाएगा अपॉन 4a स्क्वायर।
अब यहाँ पर भी मैंने एक मिस्टेक की है, बताइए क्या मिस्टेक हो सकती है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर कितना लिखा है, पावर कितनी है, देखो 2 है, ठीक है। x के ऊपर जो पूरी पावर आ रही है, अगर मैं डिग्री बात करूँ तो 2 है। मीन x की जो वैल्यूज आएंगी 2 वैल्यूज आएंगी कि 2 कहाँ है मैम, ये तो सिंगल ही वैल्यू आई है, तो इसे सिंगल नहीं होती है। जब भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट को फॉर्म करते हैं तो आपको 2 साइन लगाने होते हैं, प्लस माइनस। इट्स मीन इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होगी और वो वैल्यू नेगेटिव भी होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है कि आप भूल जाएं कभी ओनली स्क्वायर रूट लगा दिया, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व कर लें, तो इधर x प्लस बी अपॉन 2 है तो एज इट इज चल रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ऊपर वाली टर्म में तो हम कुछ भी स्क्वायर रूट वगैरह नहीं बना सकते, इसको एज इट इज लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, अब देखो यहाँ पर 4a स्क्वायर है, ठीक है। अब 4a स्क्वायर को क्या मैं 2a नहीं लिख सकती, अगर मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, 2a बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। कैसे बन जाएगा, देखो 4 है, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का। ए स्क्वायर किसका स्क्वायर रूट होता है, ए का, बन गया। अब हम क्या करें, इसको ट्रांसपोज कर दें। चलिए देखिए ट्रांसपोज भी कर देते हैं। मैंने क्या किया, पॉजिटिव था, ट्रांसपोजिंग के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मैं उसको हमेशा हमारे क्वेश्चन में पीछे की साइड लिखते हैं, बट हम वहां नहीं लिख रहे, हम पहले फर्स्ट टर्म इसे लिखेंगे। सो माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस चल रहा है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और इधर भी अपॉन में क्या चल रहा है, 2a। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, एलसीएम ले ले, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इधर क्या बच गया, 2a माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला, और यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। सो बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किससे मिलकर बना होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, उसी से ही फॉर्म हुआ तक है, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस माइनस है और ये क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट है। इसको मत भूल जाना कि आप प्लस माइनस लगा दो। यहाँ पे ये कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, माइनस भी लिखना भूल जाते हैं, तो नेगेटिव साइन भी आपको याद रखना है। अंदर क्या है, स्क्वायर रूट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा है, अपॉन 2a है, ठीक है। 2a या 2b या 2c नहीं है, 2a है यहाँ पर, ठीक है। ये बन गया। अब ध्यान रखना कि ये इसके अंदर हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये जिसमें मैंने सर्किल किया हुआ है, इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और ये फॉर्मूला कहलाता है पूरा, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट लेक्चर पूरा इसी पर बेस्ड है। 4.4 जो लेक्चर है, एक्सरसाइज है, और लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है नेचर ऑफ रूट, कि रूट आपके रियल हैं, जीरो होंगे, रूट इसके फाइंड आउट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। क्लियर बच्चों, बड़े आगे पता चल गया कि कैसे हम इस तरह से फॉर्मूला बनाया हमने। तो वापस से हम देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में एक बार और हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात वही कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते हैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अब तक तो आपको याद हो ही गई होगी। अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल आपसे कहती, पॉलिनोमियल कहती, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनती, पॉलिनोमियल में क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 नहीं होता, ओनली यहाँ तक होता है पॉलिनोमियल में। लेकिन अगर मैं इक्वेशन कहती हूँ तो इक्वल टू 0 वहां पर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। एबीसी, कभी कोई आपसे पूछ ले कि एबीसी क्या है, तो एबीसी रियल नंबर्स होंगे। इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, अगर कभी भी स्क्वायर रूट में माइनस या नेगेटिव साइन आ जाता है, जैसे आज हम एक क्वेश्चन करेंगे उसमें आएगा, तो वो इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि वो नंबर एक्चुअल में नहीं है, ऐसा हम उनको माना जाता है, ठीक है। बढ़े आगे, तो ये देखो क्या बन गया, फॉर्मूला सेम है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसी फॉर्मूले को क्या कहा जाता है, यहाँ पर देखना, डी ध्यान रखना, डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है हमारे पास डी की वैल्यू, इज नॉन एज डिस्क्रिमिनेंट, इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, कि मैम क्यों इसकी यूज करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि इजी क्वेश्चन है, इजी इक्वेशन है, तो बहुत जल्दी हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो हमारे लिए फाइंड आउट करना बहुत हार्ड हो जाता है। दैट्स वाई आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन आप बहुत इजीली एक्स की जो वैल्यूज हैं या रूट से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें ऐसे ऐसे भी आंसर आएंगे, कभी आएगा 1 प्लस रूट 33 अपॉन 2, ऐसे आंसर्स भी होंगे। तो अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना हमारे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है, आप नहीं कर सकते, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमारे टाइम को सेव करने के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसका पता है यूज क्या है, मान लो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ गया फैक्टराइजेशन मेथड का, ठीक है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे,
कुछ नहीं समझ में आ रहा, दिमाग लगाओ, फटाफट इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करो। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, इनके अलावा कुछ और है क्या, नहीं है। फटाफट वैल्यू पुट करो, आपके पास एक्स की 2 वैल्यू आ जाएगी। बस आपको पता चल गया कि ये 2 वैल्यू है, तो अब अपन रिवर्सिबल वर्क भी तो कर सकते हैं ना, कि 2 वैल्यू पता चल गई, मान लो एक्स की वैल्यू आ गई 10 एंड 13, तो फैक्टर क्या बन जाएंगे, x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 13, फिर उनको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन जाएगी। तो ऐसे भी आपको करना है, जिसे हम कहते हैं कि जुगाड़ से हमने कुछ वर्क किया है, तो ये भी आपको आना चाहिए। और इसी फॉर्मूले को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है, ध्यान रखना। कोई अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, इसी को श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहा जाता है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो स्टेप्स हमें बहुत अच्छे से पता है। क्या होती है स्टेप, सबसे पहले x का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसको 1 बनाएंगे। तो जैसे हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक बार हमने इक्वेशन लिख ली। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, मैंने क्या कहा, आपको फुल्ली फ्रीडम है, आप कैसे भी करके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, ये आपकी चॉइस है। तो हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ध्यान रखना पूरी इक्वेशन होगी, ऐसा नहीं कि आपने इसे डिवाइड कर दिया इनको भूल गए। इनको किसी को भी नहीं भूलना, किसी के साथ भी हमें ना भेदभाव या पार्शियलिटी नहीं करनी है, हर कोई हमारे लिए इक्वल है। सो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, याद करो, जब भी क्वेश्चन करो तो स्टेप्स को हमेशा बोल बोल के लिखा करो। ऐसे नहीं कि हमारे माइंड में कैलकुलेशन चल रही, वो बात अच्छी है, चलो आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी है, लेकिन अगर कुछ भी न्यू आपने पढ़ा है, कहीं भी है, कोई सा भी क्वेश्चन है, चाहे कोई अदर सब्जेक्ट के बारे में भी अगर हम बात करें, कुछ भी न्यू थिंग अगर आपने पढ़ी है, तो उसको आपको एक बार रिपीट किया करो, बोल के पढ़ा करो। जैसे कि हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अब इस स्टेप में हम कौन से फॉर्मूला लगाएंगे, क्या अप्लाई, क्या आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। इससे क्या होता है, वो चीज हमारे या वो बात हमारे माइंड में ज्यादा टाइम तक रहती है और हमें बहुत अच्छे से याद हो जाता है। हम कंफ्यूज नहीं हो जाते, हम भूल जाते हैं कि क्या करना था, क्या ऐड था, सब्ट्रैक्ट था, भूल गए हम। तो एक्स का हाफ करना था, किसका हाफ करना था, किसे ऐड करना था, इसलिए आपको बोल बोल के करना है। क्या करना है आपको, कभी अगर ऐसे है तो नॉर्मल अपनी हिंदी में आप लर्न कर सकते हैं। कभी अगर मान लो कि नहीं मैम हमें नहीं हो रहा उसमें, तो आप हिंदी में बोल लीजिए, लिखना हमें वैसे भी इंग्लिश में है, बट दोनों ही हमारी लैंग्वेजेस हैं। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, हमें क्या करना है, एड या सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करो, 7/2 का हाफ क्या होगा, 7/4। अब बच्चों को यहाँ पर भी गलती हो सकती है, हाफ करके से करना है, तो ध्यान रखना। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 7/2, हाफ करने का मीन क्या होता है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 किया, ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मैं 1 अज्यूम कर लूं, कर सकते हैं, ठीक है। 7/2 सॉल्व कैसे करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और ये इस तरह से रेसिप्रोकल हो जाता है। तो क्या बन गया, 7/4। तो बेसिकली जब भी आपको हाफ करना है, डिनोमिनेटर में आप 2 ले आओ बस। अगर यहाँ पे 7/2 की जगह मान लीजिए ओनली 9 होता तो 9 का हाफ क्या हो जाता है, 9/2। अगर आपके पास वैल्यू लिखी होती कुछ और, मान लीजिए 10/33 लिखी होती, तो इसका हाफ कितना हो जाता, 10/33 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाता है इसका हाफ। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह से आप नंबर्स को हाफ कर सकते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखो ये 7/4 हो गया, उसका स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये भी कंफ्यूजन होता है कि मैम हम ऐड वाले को लें या सब्ट्रैक्ट वाले को लें। ध्यान रखना, जो आपने ऐड किया है ना, उसी को अपनी टीम में लेना है, जो सब्ट्रैक्ट किया उसको आपकी टीम में नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और ये हम बी की तरह इसको यूज करें तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है, बढ़े आगे। अब इसके बाद देखो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर माइनस 49/16 माइनस 3/2। अब ये कहाँ से आया, देखो 7 स्क्वायर कितना होता है 49, 4 स्क्वायर 16। अब मैंने इन दोनों में से ना नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, मैं चाहती हूँ कि दोनों एक ग्रुप की तरह बन जाए। अब ये अपनी अपनी कैलकुलेशन है, देखो यहाँ तक के पास आपके पास बाउंडेशन रहती है, इसके बाद आप बाउंडेशन फ्री है। आप चाहें इनको अलग अलग सेपरेट सॉल्व कीजिए, ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा। आप चाहें इसको उधर ट्रांसपोज करके कैसे भी कर सकते हैं, बट यहाँ तक अपने पास बाउंडेशन रहती है, उसके बाद आप बाउंडेशन फ्री है। मैंने क्या किया, दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। जैसे नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, मैंने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे मुझे मिला 25/16, ठीक है। तो अब क्या बनेगा यहाँ पर, बेसिकली 90% केसेस में ये होगा कि ये जो लास्ट वाला ब्रैकेट आपके बनेगा, ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है। 10% केसेस ऐसे हैं जहां पर ऐसा नहीं होता। अब देखो ये 5/4 का होल स्क्वायर है या नहीं है, तो इसको क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, 5/4 होल स्क्वायर। अब वापस से देखो ये क्या बन गया,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना या नहीं बना? बन गया। तो ये क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, होता है या नहीं होता? तो हम इसको उस फॉर्म में लिख लें, जैसे कि देखो ए की जगह क्या आ जाएगा? x माइनस 7/4 और b की जगह आ जाएगा 5/4। तो ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इक्वल टू 0 तो साथ में चल ही रहा है, इम्प्लाइज का साइन लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना, देखो -7 है प्लस 5 है, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? -2/4 और यहाँ पर -12/4। 4 ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? 3 बन जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन गई? ये हमारे पास फॉर्म हो गई। अब देखो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, आपको भी थोड़ा डायरेक्ट लिखना है। अब आप एक स्टेप और आगे लिखेंगे, फिर उसके बाद एक स्टेप और आगे लिखेंगे, कोई सेंस नहीं है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एक बार मैं इसको 0 के इक्वल करूंगी, एक बार इसे 0 के इक्वल करूंगी कि मैम 12/4 था, 3 कहाँ से आया? 12 को 4 से डिवाइड करो, 3 आता है या नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो जब इनको इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? x की वैल्यू 1/2 आ गई और x की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। ये दोनों वैल्यूज हो गई। ठीक है, इस तरह से आपके पास 2 वैल्यू फॉर्म होंगी। अब अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से ट्राई करते तो हो जाता है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती, जैसे कि देखो 3 2 6 चाहिए आपको, तो 7 में x के क्या फैक्टर हो जाते हैं? 7 है और नेगेटिव है तो क्या फैक्टर होते हैं? एक होता -6 और एक होता -x, मतलब -6x -x। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आ ही जाएगा, वो भी पॉजिटिव, और दोनों को ऐड करेंगे तो -7x आ ही जाएगा। तो वैसे इसके फैक्टर इजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना कुछ हमारे पास हो सकता है थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाए। देखो अब इसके भी फैक्टर वैसे हम इजीली कर सकते थे अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से करें, लेकिन अभी हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीख रहे हैं तो हम यहाँ पर उसी से सोल्व करेंगे। पहला काम क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है? 1 बनाना है। 4 है तो मैं 4 से डिवाइड कर दूं। डिवाइड करने के बाद इक्वेशन देखो यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। बन गया, फॉर्म हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि x के कोफिशिएंट का हाफ, तो √3 का हाफ क्या होगा? √3/2, विच इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो हमने एज इट इज लिखा हुआ है एक बार, प्लस √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, कि x के जो x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करना है एंड देन उसी को ही क्या करना है? सब्ट्रैक्ट भी करना है। प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। होगी बात, समझ में आ गई? अब आगे देखो। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बनती है? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बनेगी x प्लस √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में क्या चल रहा है? अब इसको ओपन करेंगे तो 3/4 प्लस 3/4 की, अरे ये क्या हो गया? तो हमारे पास यहाँ से 0 फाइंड आउट हो गया। क्या ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ पे चलो इसको कैंसिल कर दिया हमने, क्या बन गया? ये तो कैंसिल हो गया, x प्लस √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे इससे? यहाँ पर हमारे पास, अब बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, तो गलती आपको नहीं करनी है। हम क्या मिस्टेक करते हैं? ये स्टेप तो हमारे पास बहुत इजीली आ जाती है, आ गई ये स्टेप। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सोचते हैं हम मिस्टेक, पहले मैं रॉन्ग लिख रही हूँ बेटा, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या हम गलती करते हैं। स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अंडर स्क्रूट ले लेते हैं, तो x प्लस √3 इक्वल टू 2 हो जाएगा और x की वैल्यू हम -√3/2 लिख के घर आ जाते हैं, बड़े कुछ होते हैं। लेकिन ये जो मैंने स्टेप लिखी है ये पूरी तरह से रॉन्ग है, आपको ये नहीं करना है। आ गई बात समझ में? ये मिस्टेक आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। जब भी प्रिपरेशन कीजिए तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ किस पॉइंट पर हम मिस्टेक करते हैं। अगर आपको पहले ही पता है कि हाँ ये हमारी वीक पॉइंट है, यहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं, तो आप उसको एग्जाम में नहीं करेंगे, और यही हमें चाहिए कि एग्जाम में मिस्टेक ना हो। दैट्स वाई इसको अच्छे से याद रखना, मैंने इसीलिए लिखा है और इसीलिए इसको क्रॉस किया है, ताकि आपको ये पता रहे ऐसी कंडीशन में आपको ये नहीं करना, क्योंकि कभी कभी जल्दी में हो जाती है मिस्टेक। तो हम क्या लिखेंगे? देखो स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूं, x प्लस √3/2 मल्टीप्लाई x प्लस √3/2। स्क्वायर का मीन ही तो यही होता है कि 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो एक बार ये ब्रैकेट 0 के इक्वल होगा, एक बार ये ब्रैकेट 0 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -√3/2, और इधर से भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -√3/2। तो ये हमारे पास दो x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम आगे एक और मेथड से करेंगे, जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उससे भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको वहां पर एक नई बात पता चलेगी कि ये दोनों रूट्स इक्वल क्यों आए हैं। अब इक्वल आ गए तो आ गए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन होता है, जो नेचर ऑफ रूट्स के लिए जो हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरा बताया जाता है। हम यहाँ भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बढ़े आगे।
ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, वैल्यू कैसे निकाली हमने, ये सब सबको क्लियर है किस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा अच्छे से ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है तो क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना है? नहीं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको 1 कब बनाना है? जब आप ओनली फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे या फिर क्वाड्रेटिक या फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा, अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम जानते हैं क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या क्या मिलेगी, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 रूट 3 एंड सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ये इनकी वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हम जानते हैं अच्छे से, बस डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो वहां भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ना बड़ा परेशान करेगा। अभी आगे देखिएगा, तो हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करी, ऑन पुटिंग वैल्यूज वी गेट, हमने सबसे पहले जैसे वैल्यू पुट करी, बी की वैल्यू हो गई -4√3। अब यहाँ पर पता है एक और गलती हो जाती है, हम ये जो नेगेटिव साइन है ना इसको भूल जाते हैं। तो ये नेगेटिव साइन को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इसको आपको याद रखना है कि आप इसको भूल जाए कि नहीं नेगेटिव भी था तो आपके क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाएगी, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये लिखा आपने, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन गया, -4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अभी 48 हो गया। कैसे हुआ, देखो 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 एंड इसको अंडर रूट में है 3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48, यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 48, तो ये बन गया 48। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पता है क्यों है इंपॉर्टेंट, मैं भी बताऊंगी आपको। वापस से हमने एक बार और इसको वापस से हमने लिखा है, लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया तो देखो ये तो 0 हो गया। मैंने क्या कहा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कैसे रिजल्ट है वो भी हमें पता चलेगा। ये क्या था, डिस्क्रिमिनेंट था, मैंने बताया था d इज इक्वल टू था बी स्क्वायर माइनस 4ac, बताया था नहीं बताया था, बताया था। अगर d की वैल्यू 0 हो जाती है तो ध्यान रखना कि आपकी जो इक्वेशन है उसके 2 रूट निकलते हैं लेकिन वो दोनों सेम होंगे। If d is equal to 0 then the root of the equation are always same। कैसे, अभी देखो हम प्रूफ भी करेंगे, यहाँ से कैंसिल कर दें, ये कट हो जाएगा 2 टाइम, ये कट हो जाएगा 2 से 4 से कट कर दें डायरेक्ट, चलो पहले 2 से ही कर लेते हैं, फिर 2 से कट हो जाएगा 1 टाइम 2 टाइम, तो क्या बन जाएगा √3/2 बन जाएगा। ठीक, अब ये तो x की वैल्यू, तो हम क्या सोचेंगे, ये हमने लिखा आंसर, ये हमारा हो गया राइट और ये छोड़कर हम एग्जाम में आ जाएंगे, लेकिन ये रॉन्ग है। ठीक है, ये आपका राइट नहीं है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्यों, मैंने अभी कहा था कि इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक है इट्स मीन उसके 2 रूट्स होंगे, यहाँ पर पावर 2 है तो 2 रूट्स होंगे। कि मैम सेकंड रूट तो आ ही नहीं रहा, कहीं हमने गलती नहीं कर दी, देखो हमने कोई मिस्टेक नहीं की है। अगर ये आपके पास ये होता है d इज इक्वल टू 0 देन वी हैव 2 रूट्स एंड द रूट्स आर सेम, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, -√3/2 एंड -√3/2। ठीक है, ध्यान रखना, एक तो यहाँ इस स्टेप में मिस्टेक नहीं करना, और सेम सिचुएशन प्रीवियस क्वेश्चन में बनी थी क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल आपके पास सेम था, तो वहां पर भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान रखना है। क्लियर, आगे बात समझ में, मैं क्या बताना चाहती थी इसके थ्रू कि अगर कभी भी x की वैल्यू सिंगल भी आ रही है तो उसको आप डबल कर दीजिए। अब हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से काम कर दें। अगर d 0 है यानी कि जो स्क्वायर रूट में जो भी वैल्यू आती है वो अगर 0 है तो ही आपके दोनों वैल्यू सेम होंगी। कि मैम 0 नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। 3 क्या, सो इसका सेकंड का ही और पार्ट है, सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं। देखो डायरेक्ट मैं लिखा देती हूँ, अब लिखने की नीड नहीं है। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2, b is equal to 1 and c is equal to 4 एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x is equal to प्लस माइनस b। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x is equal to माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अच्छे से रट लेना इस फॉर्मूले को। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या वैल्यू पुट करते, देखो माइनस b है तो कितना हो जाएगा -1। ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है प्लस माइनस b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 लिखा, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 2a, 2 कितना हो जाएगा 2 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, a की वैल्यू 2 है यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2। क्लियर, तो अपन को यहाँ पर क्या करना है, देखो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, सॉल्व कर ले,
1 माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 2 से करेंगे तो 32 बन जाएगा, अपॉन 2 को 2 से किया 4 हो गया। अब हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आगे और सॉल्व करते हैं तो हमें क्या फाइंड आउट होता है, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस। अब यहाँ पर बच्चों गलती हो जाती है। क्या गलती होती है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो -31 आएगा या नहीं आएगा, आएगा। और मैंने आपको बताया था बहुत बार कि अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाता है, मतलब इस तरह से कुछ कंडीशन फॉर्म होती है, तो वो एक इमेजिनरी नंबर होता है, वो रियल नंबर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इसके जो भी इक्वेशन है इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, कि हम इसके रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो इसका आंसर आप जब भी करेंगे तो यहाँ तक आपको लीव करके बस एक लाइन लिखनी है, रूट डू नॉट एग्जिस्ट, कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, कि रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, रूट्स है ही नहीं इस इक्वेशन के। क्यों? अब ये यहाँ पर कैसे पता चलेगा, जब आप नेचर ऑफ रूट पढ़ेंगे तो नेचर ऑफ रूट में हमारे पास प्रॉपर्ली मैं आपको टेबल बना के बताऊंगी कि अब ये डी की वैल्यू देखो, अगर मैं ओनली डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की वैल्यू 0 से कम है या नहीं है, सो डी इज लेस देन 0, देन रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आगे बात समझ में? तो ये देखो इतना सा इसका सॉल्यूशन हो गया। सिमिलरली अगर आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी करेंगे तब भी आपके पास यही निकलेगा कि उसके रूट आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो RHS हमारे पास आती है अगर हम ट्रांसपोज करते तो नेगेटिव में आ जाएगी, नेगेटिव में आएगी तो फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना। आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अब ये क्वेश्चन की मैम बहुत हार्ड है, हार्ड नहीं है, इजी है। देखो कि ये 4 और -7 नॉट इक्वल टू क्यों दिया गया है, बात ध्यान से सुनना। अगर मैं x की वैल्यू -4 रख दूंगी तो मेरा फर्स्ट वाली टर्म 0 होगी या नहीं होगी बच्चों? बिल्कुल होगी। अगर x की वैल्यू मैं 7 रख दूं तो भी ये 7 सेकेंड वाली टर्म 0 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो जब 0 हो गया तो फिर क्या कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग रहेगा? नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई ये लिखा गया है। अगर ये नहीं भी लिखा गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है अगर ये वैल्यू हमें या फिर ये वाली लाइन हमें गिवन ना हो। हम क्या करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एलसीएम ले लें। क्या बन जाएगा, x प्लस 4। अब अगर ऐसी कंडीशन में एलसीएम लेना आपको समझ में नहीं आता है ना कैसे लेना है, कुछ नहीं, बचपन में पढ़ते थे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे कि जो दोनों डिनोमिनेटर होते हैं उनका प्रोडक्ट करो और इस तरह से क्रॉस की फॉर्म में आप उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो बस वही करना है। तो इधर हो जाएगा x माइनस 7 और यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो ये बन जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 11/30। बन गया। आगे सॉल्व करें। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई भी कर लूं मैं इसी स्टेप में। तो देखो मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28, ठीक है, इज इक्वल टू चल रहा है 11/30। अब हम क्या करें, ऊपर देखो x x कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या रिमेनिंग हो गया, होने के बाद देखो -7 एंड -4 बन जाएगा -11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x। अब इनको भी सॉल्व कर लेते हैं ना, -7x है, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, -28 इज इक्वल टू 11/30। देखो 11 से 11 कैंसिल, अब कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, -1 रिमेनिंग रहेगा। अब मैं ट्रांसपोज भी कर देती हूँ, तो जब 30 इधर आएगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, डिनोमिनेटर इधर आ जाएगा और ये वाली टर्म उधर चली जाएगी। सो -30 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखो -7 है प्लस 4 है, -3x होगा या नहीं होगा, होगा। -20 बनेगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा -28 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या बनेगा, -20 नहीं -28 बनेगा। फिर हम वापस इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हमने, एक्स स्क्वायर -3x माइनस 28, 30 को भी ट्रांसपोज कर दे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारे पास बच्चों क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर -3x और ये कितना बन जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। अब बात आती है इसको सॉल्व करने की कि मैम इसे कैसे सॉल्व करें। तो अब देखो ध्यान से सुनना, ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन एग्जामिनर ने दे दिया कि आप वैल्यू फाइंड करो, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड तो आपके सिलेबस में है ना, या वो भी नहीं है, वो तो है, तो क्या आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता है क्या, आ सकता है ना। दैट्स व्हाई कह रही हूँ बच्चों कि कुछ कुछ एक्सरसाइज में या कुछ चैप्टर्स में ऐसा है कि आपको जो पार्ट रिमूव हुआ गया है उसको भी नहीं स्किप करना है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पहले एक बार और हम इसको रीराइट कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा अच्छे से वो हम एक्सप्लेन उसको कर सकें। -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो -3x है, क्या मैं इसके 2 पार्ट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो प्लस है
इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आएगा, तो -3 के मैं ऐसे पार्ट कर लूँ -x एंड -2x, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर -x -2x प्लस 2, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपके पास पॉजिटिव ही टर्म आएगी। वापस से देखो, कॉमन ले लें x कॉमन लिया तो x -1, -2 कॉमन लिया तो x -1। अब कॉमन लेने में ध्यान रखना, अगर आप प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो -x+1 बनेगा, तो दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होंगे। ये बात मैं कम से कम 10-12 टाइम बोल चुकी होंगी कि आपको कॉमन लेते टाइम ब्रैकेट्स को सेम ही रखना है। वापस से देखो, ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा x -1, इधर बच जाएगा x -2 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। बस ये हो गया हमारे पास आंसर। देखो कितना सिंपल सा, कितना इजी आंसर आया, 1-2 आंसर आ गया, कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आया। अब यहाँ से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। x का कोफिशिएंट देखो, इसका साइन क्या है, माइनस था या नहीं था, नेगेटिव था। तो जब भी x के कोफिशिएंट का साइन अगर नेगेटिव होता है तो आपके दोनों आंसर पॉजिटिव आएंगे, ध्यान रखना। अगर x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होता है तो दोनों आंसर आपके कैसे होंगे, पॉजिटिव। क्यों, अगर पॉजिटिव हुआ तो देखो, पॉजिटिव हुआ तो कुछ भी ऑप्शन, कुछ भी चांसेस है, हो सकता है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन अभी मैं नेगेटिव का बारे में बता रही हूँ कि अगर नेगेटिव है तो दोनों आंसर आपके 100% पॉजिटिव ही आएंगे। ये आप बहुत अच्छे से बात अपने माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर सेम पैटर्न पर है। यहाँ पर क्या दिया है, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमारे पास गिवन है दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेहान्स एज, यानी कि रेहान के बारे में बात करें। देखो यहाँ पर 2 पर्सन नहीं है, एक ही पर्सन है रेहान। अब उसकी एज 3 ईयर अगो, यानी कि 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर्स एगो, ठीक है, यानी कि और 5 साल बाद, 3 साल पहले और 5 साल पहले, इसके बारे में बात करनी है। उनका सम है 1/3, कितना था 1/3। तो रेहान की प्रेजेंट एज अगर मैं x मान लूं, प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी x, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डायरेक्ट मैं बना सकती हूँ कि एज और 3 ईयर एगो कितनी होगी उसकी एज, तो देखो 1/3 होगी कि नहीं होगी, होगी। और बात कर रहे हैं सम के बारे में, तो सम है तो प्लस लगा दो। वापस से देखो 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले की बात करें तो ये कितनी बन जाएगी, x -5 बनेगी कि नहीं बनेगी, और इनका सम कितना आ जाएगा 1/3। अभी सेम टाइप का क्वेश्चन था या नहीं था, था ना, तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि हो सकता है आपके पास जो x की 2 वैल्यू है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। वैसे यहाँ पर आई थिंक 2 वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होंगी, तो आप उसको सॉल्व करेंगे। अब एज कभी भी नेगेटिव होती है क्या, नहीं होती है, दैट्स व्हाई हम उसको स्किप करके आंसर हमारा क्या ले लेंगे, पॉजिटिव वाला ले लेंगे। सॉल्व कर लेते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा और, तो हम देखो थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। तो x -5 प्लस x -3 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये x -3 और x -5 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पर क्या x से x कैंसिल हुआ क्या, नहीं, तो कितना बन जाएगा 2x एंड -8 हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है। अपॉन में क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें -3x -5x प्लस 15 इज इक्वल टू 1/3। तो बस इसको आप ट्रांसपोज कीजिएगा, ट्रांसपोज करने के बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो इस इक्वेशन में ये गिवन होता, यहाँ पर एगो की जगह एक जगह आफ्टर दे दिया होता कि 5 इयर्स आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, तो हम x + 5 कर देते या नहीं कर देते, कर देते। अब ये क्वेश्चन भी कहीं क्या ये लिखा हुआ है कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको सॉल्व करना है, या फिर क्या इसमें कहीं ये लिखा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाओ, नहीं ना, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखना है आपको इन चीजों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन ए क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट हुआ, द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, मैथ्स और इंग्लिश का दोनों का टेस्ट था, दोनों के उनके मार्क्स को जब सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो 30 आया, ओके। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर, कि अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा हो जाते, अगर मान लो अभी x है तो मैथ्स में अगर x + 2 हो जाते, ठीक है, एंड 3 मार्क्स लेस, और इंग्लिश में 3 कम हो जाते। देखो हम मैथ्स के हैं ना, तो आप ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे कभी ऐसे आएंगे तो वहां पर मैथमेटिक्स को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मतलब नॉर्मल सी थिंग है, आप कभी देखिएगा, कभी अगर आप पाई चार्ट सॉल्व किया है कि क्लास में कितने बच्चे हैं पढ़ने में, उनको मैथ्स में सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। हाँ, बहुत कम केसेस में ऐसे होता है कि बच्चों के मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि माइनर सी मिस्टेक हमारा पूरे क्वेश्चन को रॉन्ग कर सकती है। एक स्मॉल अगर आपने नेगेटिव साइन लगाना आप भूल गए तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। और मैथ्स अच्छी भी इसलिए क्योंकि एक बार भी इसमें कोई थ्योरी नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपका पैटर्न देखा जाएगा कि आपने आंसर सही किया और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैथमेटिक्स अच्छी भी है और मैथमेटिक्स के कुछ बैड थिंग्स भी है यहाँ पर।
ठीक है। तो उसके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 हो जाता है। चलिए पहले अज्यूम कर लेते हैं। मैथ्स के मार्क्स हमने अज्यूम कर लिए x, क्योंकि हम मैथमेटिक्स के, हम मैथ्स के अज्यूम करेंगे। तो अब बताओ मुझे कि इंग्लिश के क्या हो जाएंगे, y नहीं, y नहीं लेना है। देखो दोनों का सम 30 है, पहली लाइन में कह दिया गया है दोनों का सम 30 है, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 30 माइनस x होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, हो गए। अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा था, अभी कुछ कंडीशन लगा दी थी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करके हम उसको देख लेते हैं। क्या कंडीशन लगाई थी कि मार्क्स इन मैथमेटिक्स, कि मैथ्स के मार्क्स को तो आप 2 इंक्रीज कर दो और इंग्लिश के को आप 3 डिक्रीज कर दो, तो उनका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो 210 हो जाएगा। ठीक है, हम ये करके देखते हैं। तो यहाँ पर x था तो x प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पर इसमें माइनस 3 हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट 210 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर ले, सिंप्लीफाई करते हैं, कितना बन जाएगा, देखो 27 माइनस एक्स, इन दोनों को सोल्व किया 27, मल्टीप्लाई कर दें। अब एक बार x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एक बार x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लीकेशन तो नॉर्मल सी थिंग है अब हमारे लिए। मल्टीप्लाई किया तो अब एक्स स्क्वायर है तो इसको पहले हम थोड़ा रीअरेंज कर देंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, 27 माइनस 2 तो 25 हो गया, 54 एज इट इज है। अब 210 को मैं ट्रांसपोजिंग करके इधर ले आई हूँ। अब पहले मुझे बताना कि अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो आंसर नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो क्या मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिख सकती हूँ यहाँ पर कि इसी के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव था तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। अब ऐसे कैसे चेंज कर लिया, तो यानी कि पूरे में से आपने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, नेगेटिव कॉमन लेके आपने बाहर कर दिया। ये भी आप कर सकते हैं, पूरी टर्म को आप आरएचएस में ले गए, दोनों नॉर्मल सी बातें हैं। ये आपने किया तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव आना था तो ये भी पॉजिटिव हो गया, बन गया हमारे पास यहाँ पर। अब इसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड लगा दें। अब चाहे तो आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं फैक्टराइजेशन मेथड पे इसलिए अभी ज्यादा फोर्स कर रही हूँ क्योंकि वो हमारे सिलेबस में अभी है। बट क्वेश्चन ये आ सकता है, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से भी तो आपको सॉल्व करना इसे आना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करेंगे सोल्व हो जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, उसमें भी डायरेक्ट आप करेंगे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड है, 25 है 156 है, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 13 एंड 12। फैक्टर कैसे होते हैं ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, फैक्टर करके भी बता चुकी हूँ कि किस तरह से आप इनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कि अब हम क्या करें, दोनों में से x कॉमन ले लें, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 12 कॉमन आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव कॉमन आएगा क्योंकि अगर आप प्लस 12 लेंगे तो यहाँ पर x का साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे ब्रैकेट सेम नहीं हो पाएंगे, हम उलझ जाएंगे। फिर मैंने कहा ना कितनी बार मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ। वापस से देखो x माइनस 13 दोनों में से कॉमन ले ले, दोनों में से कॉमन ले लिया, इधर x माइनस 12 बच गया, x माइनस 12 बच गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो प्रोडक्ट इसका कितना हो जाएगा 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो एक बार x माइनस 13 को 0 करो या माइनस 12 को 0 करो। अब यहाँ से हमारे पास 2 आंसर निकलेंगे। ठीक है, एक बार x की वैल्यू यहाँ से अगर आप सोल्व करेंगे तो निकलेगी 13 और एक बार x की वैल्यू निकलेगी आपके पास 12। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर आंसर छोड़ के नहीं आना है, पूरा सॉल्व करके आना है। अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट स्टेप बाकी है। अब आपको क्या लिखना है कि अगर मैथ्स के मार्क्स 13 होते हैं, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन अगर हम ले, व्हेन x इज इक्वल टू 13 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथ्स के कितने हो गए 13, तो इंग्लिश के कितने होंगे। अब इंग्लिश के देखो क्या लिखे थे हमने, ये थे 30 माइनस एक्स, 30 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। ठीक है, इंग्लिश के 17। लेकिन अगर आपके मैथ्स के मार्क्स आपने कितने लिए 12, अगर आप लेते हैं x की वैल्यू 12 लेते हैं तो आपके जो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे 30 माइनस 12। ये देखो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ 30 माइनस 13 और ये कितना हो जाएगा इक्वल टू है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, 13 माइनस 12। तो ये आपके मार्क्स यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, इस तरह से आप इनको पूरा ही फॉर्मेशन मैंने आपको बताया है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकें। कैलकुलेशन तो आप सब कर ही लेते हैं, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी स्टेप्स भी अरेंज करनी होती है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन में आपको प्रॉपर स्टेप वाइज बताती हूँ। नेक्स्ट देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है तो पहले तो एक फील्ड बना लेते हैं, ये बना लिया हमने फील्ड, नेमिंग कर दें, ये नेमिंग हमने कर दी A B C एंड D। ठीक है, PQRS कर दो, अगर किसी को वो कोई और अच्छा लगता है तो WXYZ कर सकते हैं, कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, हमारी चॉइस है। हमने लिखा ABCD। अब इसके बाद उसने डायगोनल के बारे में बात की तो चलिए एक डायगोनल भी ड्रॉ कर देते हैं। ये लीजिए डायगोनल भी हमारे पास आ गई। अब क्या कहा उन्होंने, दैट, ध्यान से सुनना, एक एक लाइन को आप ध्यान से पढ़ना है। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन, यानी कि किससे ज्यादा है, देन द शॉर्टर साइड, यानी कि जो छोटी वाली साइड है, अब रेक्टेंगुलर है तो छोटी वाली साइड ये होगी कि नहीं होगी, तो मान लो मैं इसको x ले लूं, ले लिया। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर है, यानी कि ये x है तो ये x प्लस 30 होगी और डायगोनल x प्लस 60 होगी, तो ये x प्लस 30 हो गई, ये x प्लस 60 हो गई। अब वापस से याद करो प्रीवियस लेक्चर पाइथागोरस थ्योरम का, ऐसा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था या नहीं किया था, किया था। सो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कितना होगा,
AC स्क्वायर, तो पहले आप यहाँ लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखो कब पढ़ते थे पाइथागोरस थ्योरम और कहाँ काम आ रही, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी काम आ सकता है। मैथ्स में ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन में तो बेसिकली यही है। कभी देखो स्पीड कहाँ चल रही थी, स्पीड कहाँ काम आ जाती है, कभी एरिया काम आ जाता है, कभी एज काम आ जाती है। अब यहाँ पर देखो पाइथागोरस थ्योरम काम आ गई। तो इसलिए आपको हर एक चीज के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या लिखेंगे अपन, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे लेंगे। यहाँ पर हमने लिखा x प्लस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं AB के बारे में बात करूँ तो ये x प्लस 30 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, चलो। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं क्लियरली आपको विजिबल हो, 30 है तो ये हो जाएगा 60x प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों सेम अपोजिट साइड है और सेम साइन है तो हम उनको कैंसिल कर देते हैं। अब क्या रिमेनिंग रह जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर। अब ये उधर ही है, ठीक है। अब ये उसको मैंने या फिर इस पूरी टर्म को उधर ट्रांसपोज कर लेती हूँ, एक्स स्क्वायर अब प्लस 60x, इसको मैं ट्रांसपोज करूंगी माइनस 120x प्लस 900, ये भी मैंने उधर ट्रांसपोज किया माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। अब की मैम ये आप तो ट्रांसपोज इधर उधर कर रहे हो, देखो मैंने पहले ही कहा था x इज इक्वल टू 4 लिखें या 4 इज इक्वल टू x लिखें, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, तो आप 0 को इस LHS में लिखें या RHS में लिखें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वापस इसको थोड़ा और सॉल्व करें, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 60x, ये कितना बन जाएगा अपने पास, माइनस 27। ठीक है, क्योंकि देखो 90 है और 9 है और 36 है, तो सॉल्व करेंगे कितना बन जाएगा, माइनस 2700। अब इसके फैक्टर करने की बात आती है कि मैम फैक्टर कैसे करें। देखो 60 है, 60 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, कोई आइडिया है। एक अपन ऐसे भी तो फैक्टर ले सकते हैं, 90 ले लिया अपन ने और 60 भी हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव ही है। ठीक है, एक तो ले लें अपन माइनस 90 एंड 30 भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या फैक्टर बन जाएंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 90 की। मैम अभी आपने दोनों नेगेटिव क्यों लिया, अभी रुको, उसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन चाहिए हमें। अब नेगेटिव साइन चाहिए और यहाँ भी नेगेटिव चाहिए, तो बिग डिजिट नेगेटिव होनी चाहिए, तो स्मॉल पॉजिटिव हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, एक्स की आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर ध्यान देना। ब्रैकेट्स अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया मैंने, क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 30, और यहां से अगर मैंने माइनस 90 कॉमन ले लूं तो आपस में क्या बन जाएगा, x प्लस 30 और इक्वल टू 0 चल ही रहा है। तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ पे, माइनस 30 और 90। अब मुझे बताओ कि क्या नेगेटिव साइड कभी भी होती है क्या, लेंथ या ब्रेड्थ हाइट कुछ भी नेगेटिव में कभी हम लेते हैं, नहीं लेते। दैट्स वाई इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। रीजन दे दीजिएगा, बिकॉज लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90। x 90 आ गया तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते, 90 प्लस 60 हो जाएगा 150, और यहाँ पर भी आप इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, 120 ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, ठीक है, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होगा। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, दो नंबर दिए हैं और दोनों नंबर का स्क्वायर, उनके स्क्वायर का डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, वो 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी कि जो छोटे नंबर का स्क्वायर है, इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, की लार्जर नंबर से 8 टाइम है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले दोनों नंबर अज्यूम करेंगे, लेट द लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स और स्मॉलर नंबर हमने y, कि मैम अभी तो आपने कहा था y नहीं लेना, 1 मिनट में आपने या कुछ टाइम में ही आपने अपनी बात से मुकर गए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये नहीं कहा था कि अभी अपने को y नहीं लेना है। देखो y हम क्यों लेते हैं, हमारी कन्वीनियंट के लिए। अभी ये y भी देखना x में कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक ये एक ही ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पर हमने y का यूज किया हुआ है। क्यों, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लिखते ना, अब स्मॉलर नंबर पता है आप क्या लिख सकते थे, बेसिकली अगर आप चाहते तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाता हमारे पास, 80 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है स्मॉलर नंबर। ठीक है, लेकिन ये भी क्या, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 80 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेशन होने वाले थे। दैट्स वाई हमने इस पूरी चीज को अवॉइड किया है। आगे बात समझ में
अब ध्यान से देखना, लिखा हमने अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 आ गई फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ने कहा है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। अब लार्जर कौन सा था, यहाँ पर एक्स था, तो स्मॉलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। बस बन गई ना इक्वेशन। अब इसको मैं डायरेक्ट इधर पुट कर दूंगी तो ये एक्स की फॉर्मेट में पूरी इक्वेशन आ जाएगी, तो हमारे लिए कोई कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर होंगे ही नहीं। ठीक है, बड़े आगे जैसे वैल्यू पुट करी, वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करने के बाद स्कोर सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब 8 है, 8 के फैक्टर क्या क्या कर सकते हैं, देखो 180 हमें चाहिए, 10 और 18 कर ले, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा। एक पॉजिटिव ले लेते हैं और एक नेगेटिव ले लेंगे, बिग डिजिट नेगेटिव हो गई। सॉल्व करते हैं आगे, देखो x प्लस 10 हो गया और इधर भी x प्लस 10 हो गया, कॉमन ले लिया। नॉर्मल से स्टेप से, अब कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर नहीं है हमारे पास, बहुत इजी से इसके आंसर है। अब x प्लस 10 को दोनों में से कॉमन ले लो, x माइनस 18 आ जाएगा। सो x की वैल्यू माइनस 10 आ गई और 18 आ गई। अब यहाँ के बाद रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कैलकुलेशन तो हर कोई कर सकता है, लेकिन इसके बाद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, चलिए पहले फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट कंडीशन कि अगर हम x की वैल्यू माइनस 10 लेते हैं, x क्या था, लार्जर नंबर था, ठीक है, हमने लिखा हुआ है लार्जर नंबर इज x। जब x 10 लेते हैं यानी कि लार्जर नंबर माइनस 10 हो गया, तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा। अब हमें पता है कि स्क्वायर और स्मॉलर नंबर इज ये 8x होता है कि नहीं होता, होता है, तो ये माइनस 80 आया। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, पॉसिबल है ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि कोई भी अगर नेगेटिव नंबर भी है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा, तो यानी कि ये कंडीशन हमारी यहाँ पर कैंसिल हो गई, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये वाली वैल्यू भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड कंडीशन देखते हैं, जब x की वैल्यू 18 लेते हैं तो लार्जर नंबर 18 हो गया, तो एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा 144, क्योंकि हमें क्या पता था 8x था कि नहीं था, था ना, 8x था, तो 8 उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू हमारे पास लार्जर नंबर की। अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखना, अभी ओनली स्क्वायर आया है लार्जर नंबर का, स्मॉलर नंबर का, आपको स्मॉलर नंबर भी निकालना है। सो स्मॉलर नंबर क्या बन जाएगा, प्लस माइनस, मैंने कहा था ना प्लस माइनस को नहीं भूलना, 144, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 12। अब हमारे पास एक और कंडीशन बनती है, क्या कंडीशन बनती है, अगर x की वैल्यू 18 है तो y की वैल्यू आपके पास एक बार प्लस 12 भी हो सकती है, और x की वैल्यू 18 है तो y की वैल्यू एक बार आपके पास माइनस 12 भी हो सकती है। दो कंडीशन यहाँ पर फॉर्म होंगी, ध्यान रखना। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो जाएंगे, 18 एंड 12 और 18 एंड माइनस 12। तो क्वेश्चन बेसिकली बहुत अच्छा था, क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग में ही कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा स्क्वायर किसका क्या, तो आप y मान के अज्यूम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर y अज्यूम करते हैं तो कभी कभी नीड होती है तो हमें अज्यूम करना है, बाकी तो वैसे हमें ज्यादा नीड होती नहीं है y अज्यूम करने की, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करें तो। फिर हमारे पास कंफ्यूजन यहाँ के बाद फिर हम और गड़बड़ कर देंगे, फिर इसके बाद हम y इक्वल टू x इक्वल टू 18 यह लिख के छोड़ देंगे, लेकिन ये नहीं लिखना है, हमें पूरा उसका आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। बढ़े आगे, अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल में इसका जो सॉल्यूशन है कंफ्यूजन वाला बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगी, क्यों नहीं कराऊंगी, प्रीवियस लेक्चर में सेम क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ कि देखो क्या था कि ट्रेन की स्पीड थे, अगर ट्रेवल कर रही है 360 किलोमीटर, डिस्टेंस हमें दे दी गई है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, ज्यादा हो जाती है, यानी कि अगर अभी स्पीड है x, ठीक है, अभी वाली स्पीड है x, तो अब स्पीड कितनी हो गई x प्लस 5, डिस्टेंस कितनी है 360 है, तब भी 360 रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी। टाइम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये हो गई हमारे पास डिस्टेंस और ये हो गई स्पीड। टाइम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर टाइम कितना कंज्यूम होता है, तो टाइम का स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो वही सेम है अपॉन स्पीड, और बाद में कितनी हो जाएगी 360 अपॉन x प्लस 5 हो गई है। अब दोनों में से मुझे बताओ, उधर स्पीड ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो गई, तो टाइम कम होगा कि नहीं होगा, ये वाला टाइम कम लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। कितना कम लग रहा है, 1 आवर लेस लग रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास, मुझे 1 किधर ऐड करना पड़ेगा, मैं अगर इन दोनों को इक्वल करना चाहूँ तो 1 किधर ऐड करेंगे हम, देखो ये तो ऑलरेडी टाइम कम है, ठीक है, ये वाला टाइम ज्यादा है, तो ज्यादा में ऐड करोगे तो और ज्यादा नहीं हो जाएगा, कम में ऐड करो, बस हो गया, इक्वेशन सॉल्व करो, आपका काम खत्म। सेम क्वेश्चन था, सेम पैटर्न था। नेक्स्ट इसके आगे आने वाला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे ही, ठीक है। क्या किया हमने, यहाँ पर जरूर कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम कौन ज्यादा है कौन कम है, तो आप खुद ही देखो, अगर आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, स्पीड अगर आपकी बाइक व्हीकल जो भी है आपके पास उसकी ज्यादा है, तो टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा, कम लगेगा, एरो डाउन आ रहा है इसका मतलब कम लगेगा, और यहाँ पर टाइम कितना है ज्यादा है,
दोनों को मैं इक्वल करना चाहती हूँ, डिफरेंस मुझे 1 का दिया है तो 1 में किधर ऐड करूँ, ज्यादा की साइड करूँ या कम की साइड करूँ? ऑफ कोर्स कम की साइड ही ऐड करूंगी, तभी जाके तो मेरी इक्वेशन इक्वल हो पाएंगी। सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दो हमारे पास टैप्स हमें गिवन है, दोनों के डायमीटर अलग अलग है, ठीक है, यानी कि जो उनमें पानी जो निकलता है उसकी क्वांटिटी भी अलग अलग होगी। ऑफ कोर्स दोनों अगर साथ में मिला के वो लेते तो 9 एंड 3/8 आवर्स उनका टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम मान लेते हैं कि जो लार्जर टैप है वो डायमीटर उससे कितना 10 आवर्स लेस लेता है, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब सेम चीज आप याद कीजिए जो वुमेन वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, मेन एंड वर्क वाले क्वेश्चन करवाए थे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हम लार्जर के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या गिवन है कि लार्जर डायमीटर टेक 10 आर लेस देन द स्मॉलर वन, तो स्मॉलर का हम देख लें यहाँ पर कि स्मॉलर जो है कितना टाइम लेता है, तो स्मॉलर का जो टाइम उसने लिया पूरे को फिल करने में, तो वो अगर लिया x, ठीक है, यानी कि x आर उसने लिए, तो जो लार्जर है लार्जर कितना लेगा, लार्जर हमारे पास लेगा उससे कम लेता है ना, तो x माइनस 10 होगा या नहीं होगा, होगा, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो ये तो था उनको पूरे फिल करने में टाइम लगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 आवर में कितना पार्ट फिल होता है, तो स्मॉलर वाला जो पार्ट है उसके लिए लिख रही हूं मैं, ठीक है, तो 1 आवर में कितना पार्ट फिल होगा, देखो 1/x होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 1 आवर में 1/x पार्ट। सिमिलरली अगर मैं लार्जर के लिए लिखूं तो ये देखो 1 आवर में कितना पार्ट फिल होगा, 1/x माइनस 10 पार्ट फिल करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अब ये तो हो गया हमारे पास, अब टोटल टैंक उसमें फिल हो रहा है, अगर मैं 1 आवर में निकालू तो वो भी अपॉन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। दोनों साथ में मिला के करेंगे तो मैं ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इन दोनों को अगर मैं ऐड करके उस वैल्यू के इक्वल कर देती हूँ तो क्या है हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। बस यही तो हमें करना है और क्या करना है, ठीक है, वर्क वाले क्वेश्चन को याद करो, ठीक है, वर्क वाले क्वेश्चन को आप याद करो और वहां से आपका एक आंसर हो जाए, ठीक है। और उसको हम सिंप्लीफाई करें, और अगर मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख लूं तो देखो क्या बन गया, स्मॉलर वाले ने टाइम लिया 1 आवर में, टाइम लिया उसने 1 आवर की बता रही हूँ मैं, 1 आवर में कितना पार्ट उसने फिल किया 1/x, इसने 1 आवर में पार्ट किया 1/x माइनस 10, तो अब वो 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेगा, अब टोटल टाइम दिया है ना उन्होंने कि टोटल पूरे टैंक को फिल होने में ये टाइम लगता है कि पूरा इतने में फिल होता है, तो 1 आवर में कितना होगा उसको अपॉन कर दो, पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना बन जाएगा 75/8, ठीक है, सिंप्लीफाई किया 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 3 ऐड करेंगे, फिर अगर मैं इसका अपॉन करती हूँ, अपॉन मीन रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है, या फिर इसको 1 अपॉन करके लिखूं मैं इस तरह से 75/8, तो ये क्या बन जाएगा 8/75 आवर्स, रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं डायरेक्टली, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 8/75, ठीक है। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन, फिनिश। बस सॉल्व कर लीजिएगा, ये पूरी इक्वेशन जो आपके पास फॉर्म हुई है सॉल्व करेंगे देन आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में भी था, ये सैंपल पेपर का सॉल्यूशन अगर आपने देखा होगा सेम क्वेश्चन था। तो अब हमें क्या करना है, अब देखो सिलेबस में है ये पार्ट नहीं है, मैंने पहले ही कहा था ना सिलेबस में ये पार्ट रिमूव है, लेकिन एग्जाम में सैंपल पेपर में गिवन है या नहीं है, गिवन है। तो आपको क्या करना है, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड के बारे में बात करूं, मतलब एवरेज स्पीड के बारे में भी बात करेंगे, टू ट्रेवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलुरु, जैसे सेम क्वेश्चन था, देखो डिस्टेंस गिवन है 132, ओके। सो विदाउट टेकिंग एनी, कोई भी उन्होंने बीच में जो रेस्ट है उनको काउंट वगैरह हमने नहीं किया है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द ट्रेन ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। सो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन लिख लें हम पहले, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी हो जाएगी, x अज्यूम कर ले, क्या अज्यूम करें x, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। सो सिमिलरली पैसेंजर की हमें गिवन है। अब अगर मैं एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बात करूं तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो जाएगी, अब y लूं क्या, नहीं y लेने की नीड ही नहीं है, जब उन्होंने बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड उससे 11 किलोमीटर ज्यादा है, वो अभी तो नॉर्मल सी बात है, अगर पैसेंजर ट्रेन है और एक्सप्रेस ट्रेन है दोनों में से कौन ज्यादा फास्ट होगा, ऑफ कोर्स एक्सप्रेस ट्रेन ही होगी, तो इसकी स्पीड हो गई x + 11 किलोमीटर पर आवर।
अब हमें क्या दिया, ऐसे क्वेश्चन हमने ना लीनियर इक्वेशन में बहुत सॉल्व किए, पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, वहां पे 2 अलग अलग वैल्यू होती थी, x होती थी और y होता था। अब यहाँ y क्यों नहीं लिया, क्योंकि इनके बीच में एक रिलेशन गिवन है, वहां पर हमें ये रिलेशन गिवन नहीं होता था, तो हम क्या करते थे, और हमें डिस्टेंस पता है 132 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखो 1 आवर गिवन है, यानी कि टाइम के बारे में बात चल रही है, किसके बारे में बात चल रही है, टाइम के बारे में बात चल रही है। तो हम टाइम निकाले, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो देखो अगर इसका हम टाइम निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 132 अपॉन एक्स, इसका भी टाइम निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 132 अपॉन एक्स प्लस 11, ठीक है, वो भी अपन देखते हैं। फिर क्या कहा गया कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 घंटे यानी कि 1 आवर ज्यादा कम टाइम लेती है, तो यानी कि इसका टाइम कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अपन लिख लेते हैं, ये भी अपन ने लिख लिया, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू, टाइम हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 132 अपॉन एक्स, ठीक है, ये भी आवर्स में अपन ने लिख लिया। फिर हम इसके लिए लेते हैं, तो ये सेम लाइन लिखी हुई है, पैसेंजर की जगह एक्सप्रेस ट्रेन आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये देखो, तो ये बन जाएगा हमारे पास 132 अपॉन एक्स प्लस 11 बन गया। दोनों में से मुझे बताओ ज्यादा कौन होगा, कम क्या होगा, तो एक्सप्रेस ट्रेन है, ऑफ कोर्स कम टाइम लेगी, ये कम है ये ज्यादा है। अब कह रहे हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि 1 आवर ज्यादा टाइम लिया है, सेम अभी प्रीवियस क्वेश्चन में था, सेम सिचुएशन है। तो अगर मैं दोनों को इक्वल करना चाहती हूँ, ठीक है भाई, दोनों को इक्वल कर देते हैं, ये अपन ने लिख लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी मैंने थोड़ा गेप लेके यहाँ पे इसलिए लिखा ताकि हमें पता रहे किधर हमें ऐड करना है, दोनों मैंने गेप कर दिया, मुझे नहीं पता कि कौन इक्वल होगा, दोनों को इक्वल करना चाहिए, तो ऑलरेडी ज्यादा है, इसमें अगर मैं ऐड कर दूंगी तो और ज्यादा नहीं हो जाएगा, तो ये कम है तो इसमें 1 ऐड करूँ ना, तब जाके तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। बस एलसीएम लो और ट्रांसपोज करो और सॉल्व कर लो, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से करो बहुत अच्छा है, फैक्टराइजेशन से नहीं करना तो आप क्वाड्रेटिक मेथड से कर लो, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कर लो, किसी से भी कर सकते हो आप सॉल्व। तो देखो मैंने इसीलिए कहा था, इसीलिए आपको ये एक्सरसाइज जो पार्ट रिमूव हुआ गया है वो भी इसलिए पढ़ाते हैं बच्चों, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आपको 1% भी रिस्क रहे कि यार ये क्वेश्चन काश हमने पढ़ लिया होता तो आ जाता, वो काश हम नहीं चाहते कि आपके पास आप एग्जाम टाइम में रह जाए। दैट्स व्हाई आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है। कहीं कहीं ऐसे पार्ट है जो आपको पूरा ही रिमूव हो गया, तो वो भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा ही देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। टाइम वाला क्वेश्चन है तो टाइम निकाल लो, सिंपल सा है। डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, टाइम के बारे में बात की है, टाइम निकाल लो, स्पीड आपको पता चली जाती है, डिस्टेंस कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गिवन ही होती है, फॉर्मूला हमें पता ही है, और इस तरह से देख लिया करो कौन ज्यादा है कौन कम है, किधर ऐड करना है किधर सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो नेक्स्ट और आज का हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं, देखें क्या है। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दो एरिया है, सॉरी दो रेक्टेंगल स्क्वायर है, उनके एरिया हम फाइंड आउट करके सम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम उनकी साइड लिख लें, ठीक है। तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर एंड द साइड ऑफ पेरीमीटर भी फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर की, क्योंकि पेरीमीटर्स के बारे में बात की गई है। तो ये पेरीमीटर हो गई 4x मीटर। अब सेकंड के बारे में बात क्या करें, अब यहाँ पर बच्चे गलती कर देंगे कि मैम ठीक है फर्स्ट की आपने साइड ले ली, सेकंड की साइड में क्या ले लेता हूँ, 4y ले लेता हूँ। तो y नहीं लेनी है यहाँ पर, ये डायरेक्ट कहाँ से आएगा, क्योंकि देखो दोनों के बारे में हमें गिवन है कि जो दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो वो 24 है। दो नंबर है, दोनों का डिफरेंस 24 है। अगर एक नंबर 4x हो गया तो दूसरा नंबर 24 माइनस 4x होगा या नहीं, 24 प्लस 4x होगा या नहीं होगा, होगा। ये देखो यहाँ से बन गया। क्लियर, बढ़े आगे। तो देखो अब इसके आगे आपको क्या करना है, साइड यहाँ से निकालनी, क्योंकि हमें तो साइड से काम है, हमें एरिया निकालना है। एरिया में पेरीमीटर का क्या काम, साइड निकालनी है। साइड कैसे निकालेंगे, यहाँ से डिवाइड बाय 4 कर दिया, क्योंकि एरिया कितना होता है इसका, अगर मैं देखूँ तो 4 इंटू साइड होता है कि नहीं होता, होता है। इसका पेरीमीटर ये होता है, ठीक है, क्या होता है 4 इंटू साइड, इसका पेरीमीटर होता है। तो अगर मैं साइड निकालना चाहती हूँ तो डिवाइड बाय 4 कर देती हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से अकॉर्डिंग इससे हमने और सोल्व किया, 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर भी गलती मत करना, आप ये क्या करते हैं 4 से 24 को कट कर दिया और काम खत्म, ऐसा नहीं करना। दोनों में से 4 कॉमन ले लो। देखो दोनों में से आपने जैसे ही 4 कॉमन लिया तो कितना बच जाएगा इधर, 6 प्लस x, और अपॉन में 4 चल ही रहा है साथ में, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। हो गया, आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 468। गिवन है क्वेश्चन में, ऑलरेडी लिखा हमने, लिखने के बाद एक्सप्रेस कर दिया हमने, इसको प्रॉपर्ली लिख लिया एक बार कि हाँ चलो देखो ठीक है ये हमारा फॉर्मूला है। ओपन भी हमने कर लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके ओपन कर लिया, ठीक है। कुछ भी अगर कट रहा है कुछ भी, यहाँ पे अपन ने सोल्व कर दिया। अब इसके आगे अपन नेक्स्ट स्टेप देखेंगे,
ठीक है। तो नेक्स्ट से देखें, पहले अपन इसको यहाँ से क्लीन कर देते हैं क्योंकि ये हमारे लिए वैसे कोई भी रिक्वायर्ड नहीं थे, नॉर्मल सी थिंग है जो हम अच्छे से जानते हैं। बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से अगर आप नेक्स्ट स्टेप में जाना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेप यहाँ से क्या स्टेप बनेगी, पहले ये थोड़ा सिंप्लीफाई होगा। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 36। अब इसको मैंने ट्रांसपोज कर लिया तो इक्वल टू 0 हो गया। अब वापस से देखो 2x स्क्वायर है, ठीक है, इन दोनों को, इसको एज इट इज लिखा, इन दोनों को सॉल्व करने पे वैल्यू आ गई। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं हम आराम से, इसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर मैं करना चाहूँ तो 2 कॉमन ले लूं। जैसे मैंने 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 और सिंप्लीफाई हो गया। अब बस फैक्टर निकालो, फैक्टर फाइंड आउट करो और सॉल्व करो, बस यहाँ ही हमारा इतना सा ही काम था और इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा लेक्चर ना यही कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं 4.3, तो उसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है और अच्छे से जो आज का लेक्चर था उसको बहुत अच्छे से आप पढ़िए, जितने भी क्वेश्चन थे सॉल्व कीजिए। जो मैंने आपको वर्क एज ए होमवर्क गिवन है, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व नहीं किए उनकी भी प्रैक्टिस करो। कंप्लीट स्क्वायर मेथड नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं, तो फैक्टराइजेशन से कर लो ताकि हमें पता तो रहे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। कभी कभी ऐसे होता है एग्जाम में, कॉम्प्लिकेशन होती है, हमें नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा। हम सोचते हैं, अगर जैसे अभी हमने आज एक क्वेश्चन किया था, रूट्स दोनों सेम आए थे, मान लीजिए वो क्वेश्चन आपने पहले नहीं कर रखा है। क्यों कहा जाता है मैथ्स में कि हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, ध्यान से सुनना, बताती हूँ आपको। हम ये भी कर सकते हैं कि फॉर्मूला देख लिया, बस वैल्यू तो पुट करनी है, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में हमसे नहीं हो पाता। उसका रीजन है आप पहले प्रैक्टिस नहीं करते। अब जैसे आज जो हमने क्वेश्चन किया था जिसके बारे में बात कर रही थी, वहां पे दोनों के रूट सेम आए थे, रूट सेम थे। अगर ये क्वेश्चन आपने बिना प्रैक्टिस के डायरेक्ट आप एग्जाम में करोगे तो हो सकता है आप वो चीज मिस्टेक कर दो, वहां पे गलती कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जिसमें इमेजिनरी रूट्स थे। अब अगर मान लीजिए आपको पहले वो प्रैक्टिस नहीं है, आपने भले ही फॉर्मूला देख रखा है, हाँ फॉर्मूला ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, फटाफट सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा इसका आंसर, नेक्स्ट पेज अपन टर्न करते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। तो फिर आप वहां पर क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां गलती करते हैं। हो सकता है आप स्क्वायर रूट में, अंडर रूट में नेगेटिव साइन लिखा हुआ वही आप आंसर दे आते, जबकि उसके तो रूट से एक्सेस नहीं करते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लीज प्रैक्टिस को स्किप नहीं करना, बहुत ही कम टाइम आपके पास रिमेनिंग है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा और इसी तरह और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। और जैसे ही जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसकी होमवर्क शीट आपको प्रोवाइड होती है मोशन लर्निंग ऐप पर, नोट सेक्शन में आप जाकर वहां से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।